अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज हम बात करेंगे पायरेट्स के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पायरेट्स समंदर के अंदर फसाद फैलाते हैं। जो भी कोई मर्चेंट्स या ट्रेडर्स के शिप्स समंदर में जा रहे होते हैं चीज़ें लेके ट्रेड करने के लिए, तो पायरेट्स जो हैं उसके ऊपर हमला करते हैं और उनको चुराते हैं। इससे जो ट्रेडर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो डिफरेंट एम्पायर्स ने जब ये देखा कि पायरेट्स जो हैं वो किसी भी दूसरे मुल्क की इकॉनमी को अच्छी तरह बर्बाद कर सकते हैं लूट मार करके, तो डिफरेंट रियासतों और एम्पायर्स ने उन्हें अपने साथ मिलाना स्टार्ट कर दिया, उनके साथ डील्स करना स्टार्ट कर दी ताकि वो उनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें, दूसरी रियासतों के ऊपर इकोनॉमिक वॉरफेयर कर सकें। इसी तरह आज हम ऐसे पायरेट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें अक्सर लोग किंग ऑफ पायरेट्स कहते हैं। वो इतने सक्सेसफुल पायरेट थे कि उनके दुश्मन भी उनकी तारीफ करते थे, जिनका नाम था हीरादिन बारबरोसा। ये 1478 में एक ग्रीक आइलैंड पे पैदा हुए जहाँ पे ऑटमन्स की हुकूमत थी, और इनके बाप जो हैं वो एक ऑटमन नाइट थे जिनकी एथनिसिटी अल्बेनियन थी। ऑटमन एम्पायर जो था वो 14वीं सदी तक ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर बन चुका था, यानी कि वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ था। एक तरफ से वो एशिया में था, दूसरी तरफ से वो यूरोप के अंदर था। काफ़ी पावरफुल एम्पायर में शामिल किया जाता था। जो एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थ्योरी है जो कि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। इसका मकसद ये है कि क्रिश्चियंस और जो इस्लाम है वो डिफरेंट सिविलाइजेशंस हैं और वो एक दूसरे से लड़ेंगी अगर वो एक दूसरे की टेरिटरी पे कब्ज़ा करने आती। 11वीं सदी से क्रूसेडर्स जो थे, जो यूरोप था, हर साल इतने ज़्यादा नाइट इकट्ठे करके या सोल्जर इकट्ठे करके वो मिडल ईस्ट में भेजता था ताकि वो यरूशलेम पे कब्जा कर सके और जो उनकी हॉली सिटीज़ थी उनके ऊपर दोबारा से कब्जा कर सके। तो यानी कि जो उस मुसलमान मुल्क थे वेस्ट एशिया के और जो यूरोप के मुल्क थे उनकी आपस में नहीं बनती थी। हीरादिन बारबरोसा का असली नाम खिजर था। ये 4 भाई थे। इनके बाप ऑटमन नाइट थे, लेकिन बाद में उन्होंने तिजारत स्टार्ट कर दी। सेलर थे जहाज़ के अंदर, जो उनका अपना जहाज़ था, जो उनका अपना शिप था। तो इन 4 भाइयों को जहाज़ के बारे में और समंदर के बारे में काफ़ी चीज़ों का शुरू से ही पता था। हीरादिन बारबरोसा जो है ये और इसका एक भाई थे जिनका नाम था ओरिक। वो क्रिश्चियन नाइट्स के खिलाफ पायरेसी किया करते थे और इसका इन्हें नुकसान भी हुआ क्योंकि क्रिश्चियन पायरेट्स ने इनके एक भाई को कत्ल कर दिया और दूसरे भाई को अपने साथ कैद करके ले गया। तो बाद में हीरादिन बारबरोसा ने अपने भाई ओरिक को जाके छुड़वाया और इन दोनों भाइयों ने पायरेसी स्टार्ट कर दी। ओरिक इनके बड़े भाई थे। 1503 से लेके 1515 तक इन्होंने मेडिटेरेनियन सी के अंदर बहुत ज़्यादा रेड्स की, बहुत ज़्यादा शिप्स को पकड़ा। और एक जो इनके बड़े भाई थे उन्होंने एक रेड के अंदर अपना एक बाजू खो दिया, तो उन्होंने उसके ऊपर सिल्वर का बाजू लगा दिया जिसकी वजह से उन्हें सिल्वर आर्म कहना स्टार्ट कर गए। ये इतने पावरफुल पायरेट्स थे और इतने सक्सेसफुल पायरेट्स थे कि ये बहुत दूर दूर जाके भी रेड्स किया करते थे। यहाँ तक ये मेडिटेरेनियन सी से गुजर के क्रॉस करके ये यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है या ब्रिटानिया है, वहाँ तक जाके ये जहाज़ों को पकड़ लिया करते थे। एक बार जब ये मुसलमान रिफ्यूजीज़ को आज़ाद करवा रहे थे तो उन्होंने इन्हें बाबा ओरिक का टाइटल दे दिया। जब बाबा ओरिक का टाइटल इटालियंस ने सुना तो इसको गलती से बारबरोसा कहने लग गए। इसका मतलब होता है सुर्ख बियर्ड या रेड बियर्ड, और इनकी बियर्ड्स भी रेड कलर की थी, तो ये नाम जो है वो परमानेंट बन गया। तो जिसकी वजह से इन्हें बारबरोसा कहना स्टार्ट कर गया है बहुत से लोग। एक दफ़ा अल्जीरिया के आमिर ने इन दोनों भाइयों की मदद मांगी, तो ये दोनों भाई पायरेट्स जो थे ये वहाँ मदद करने गए क्योंकि अल्जीरिया के ऊपर स्पेन मुसलसल हमले किए जा रहा था और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे थे अल्जीरिया को। तो जब ये दोनों भाई वहाँ पे गए तो ना सिर्फ इन्होंने स्पेन को हराया और वहाँ से भगाया, बल्कि इन्होंने आमिर को भी रिप्लेस कर दिया और ख़ुद वहाँ के किंग और रूलर्स बन गए। तो अल्जीरिया के ऊपर इनकी हुकूमत आ गई। तब से अपने जितना भी फ्लीट था ऑटमन को पेश किया और कहा कि मैं आपकी सर्विस के लिए हाजिर हूँ। तो ऑटमन एम्पायर ने उनको कबूल कर लिया। तो उसके बाद खिजर जो हैं वो ऑटमन नेवी के अंदर एडमिरल बन गए। उसी ज़माने में बारबरोसा को सुलेमान द मैग्निफिसेंट ने हीरा दीन का टाइटल दिया, जिसका मतलब है दीन का बेस्ट, यानी इस्लाम का बेस्ट। 1938 के अंदर जब इन्हें सुल्तान की तरफ से फ्रांस के किंग की तरफ भेजा गया जिनका नाम फ्रांसिस वन था,
तो ये एक ऐसा गिफ्ट लेके गया उनकी तरफ जिसने पूरे यूरोप को हैरान कर दिया। ये एक जिंदा शेर उनके पास लेके गए और उनको एक गिफ्ट के तौर पे दिया। 3 साल बाद ऑटोमन एम्पायर और फ्रांस की अलायंस बनी, जो कि यूरोप की हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल अलायंस और सबसे बड़ी अलायंसेस में आती है। ये तकरीबन 2.5 सदियाँ चली और ना सिर्फ ये टाइम के लिहाज से काफ़ी लंबी थी, बल्कि फ्रांस और ऑटोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन भी बढ़ गई थी। जब फ्रांस के साथ ऑटोमन एम्पायर की कोऑपरेशन बढ़ गई और हीरादिन बारबरोसा को ऑटमन्स ने बहुत ज़्यादा पावर दे दी, तो ये हैब्सबर्ग एम्पायर को बहुत ज़्यादा तंग करने लग गए, क्योंकि हैब्सबर्ग एम्पायर जो था, जो उस ज़माने में ऑस्ट्रिया और जहाँ पे अभी ग्रीस है, इस एरिया पे पाया जाता था और इसे रोमन एम्पायर भी कुछ लोग समझते थे। तो उसके जो लीडर थे, जिन्हें हॉली रोमन एम्परर चार्ल्स द फिफ्थ जो थे, उन्होंने इन्हें एक पेशकश की कि आप साइड चेंज करके हमारी तरफ आ जाएं। तो जो मैसेंजर ये मैसेज लेके आया था, उन्होंने उसकी गर्दन काट के मैसेज वापस भिजवा दिया चार्ल्स फिफ्थ की तरफ, जो कि काफ़ी वाज़ेह था। इस ज़माने में जो हीरादिन बारबरोसा और ऑटमन नेवी जो है वो बहुत पावरफुल थी और मैं पूरे मेडिटेरेनियन सी के अंदर इनकी मोनोपोली थी। तो ये पूरे यूरोप के जो भी शिप्स थे उनको पकड़ लिया करते थे और उस ज़माने में कोई भी यूरोप की नेवी इस नेवी का मुकाबला नहीं कर सकती, जिसके एडमिरल हिजर यानी हीरादिन बारबरोसा थे। जैसे कि आप सबको पता होगा कि मिडीवल यूरोप के अंदर जो पोप थे उनकी बहुत ज़्यादा पावर थी। उस ज़माने के जो पोप थे उन्होंने एक अलायंस बनाई यूरोपियन पावर्स की, यूरोपियन नेवीज़ की, जिसमें स्पेन, हैब्सबर्ग एम्पायर, रिपब्लिक ऑफ वेनिस और नाइट्स ऑफ माल्टा थे। इन्होंने जब ये सब मिल गए थे तो इनके जो नंबर था वो ऑटमन फ्लीट से डबल हो गए थे। 28 सितंबर 1538 में एगियन सी में एक जंग हुई। इस जंग में ऑटमन फ्लीट को हीरादिन बारबरोसा लीड कर रहे थे और ऑटमन फ्लीट जो था वो आउट नंबर था, लेकिन इसके बावजूद ऑटमन फ्लीट ने उनके ना सिर्फ 10 जहाज गिराए बल्कि 30 जहाज को कैप्चर भी किया और बुरी तरह से अलायंस के फ्लीट को हराया। इसके बाद अगले 30 साल तक ऑटमन जो है उन्होंने मेडिटेरेनियन सी पे रूल किया। ये एक डिसाइसिव विक्ट्री थी। इसके बाद ऑटमन्स ने मेडिटेरेनियन सी में बहुत ज़्यादा आइलैंड्स पे कब्जा भी कर लिया। ये 1539 में रिटायर हो गए और उसके बाद उन्होंने एक किताब भी लिखी और 1546 में इनकी वफात हुई और इन्हें इस्तांबुल में दफनाया गया है, इस्तांबुल म्यूजियम के सामने। सुलेमान द मैग्निफिसेंट के ज़माने में ऑटमन एम्पायर अपनी पीक पे था और उस पीक को पहुंचाने में हीरादिन बारबरोसा का भी बहुत बड़ा हाथ था। ऑटमन्स 1870 तक दुनिया की 3 मोस्ट पावरफुल 3 आर्मीज में शामिल रहे और मेरे ख्याल के मुताबिक वो हीरादिन बारबरोसा की वजह से ही था। इनकी अपनी नेवी जो कि अल्जीरिया की नेवी थी वो 20वीं सदी तक बहुत पावरफुल रही। उसने यूएसए के साथ 2 जंगें भी लड़ी और फाइनली उन्हें फ्रांस ने कंकर किया। इसलिए आज भी इन्हें किंग ऑफ पायरेट्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है और आज तक कोई पायरेट ऐसा नहीं आया जिसने इतनी सक्सेस हासिल की हो जितनी हीरादिन बारबरोसा ने की थी।